हेलो एवरीवन। कल वाली वीडियोस में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला हमने करा है मीनिंग एंड नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा हो चुका है। दूसरा हमने एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, एलिमेंट्स पढ़ लिए और डिफरेंट उसके प्रकार भी पढ़ लिए। तो हमारा ये अभी हो चुका है। बच्चा है हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्या होते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं जिसको भी मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। आज हम देखेंगे कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आखिर होता क्या है। हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, वेरियस फॉर्म्स और एसेंशियल एलिमेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसमें हम यूनिट 1 का थर्ड वाला टॉपिक हाफ कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आखिर ये दो वर्ड ये हैं क्या। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ क्या। यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो सबसे बेसिक चीज़ पढ़ी थी वो क्या था कि दो लोग होने चाहिए, ए और बी। जो ए है वो कुछ ऑफर देगा। जो ऑफर होता है ना, इसी को ही हम प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल, तो जो यहाँ पे लिखा है कि प्रपोजल, तो यही ये ऑफर कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है 2A में डिफाइंड है और ये सबसे बेसिक चीज़ है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग इसी से होगी। जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होता है, अगर बी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो आज ये डिफाइन है आपका 2B में। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें हम देखने वाले हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। पहली बात तो ये प्रपोजल या फिर ऑफर ये होता क्या है, दूसरा एक्सेप्टेंस। जैसे ही आप प्रपोजल को हाँ कर दोगे वैसे ही वो एक्सेप्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आज का टॉपिक इन दो चीज़ों को समझना है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था, यही चीज़ मैंने नीचे भी समझा रखी है, जिसमें क्या है ये प्रपोजल, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्टार्टिंग ए और बी से होती है। ए कोई चीज़ प्रपोज करता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है, फिर वो जाके एग्रीमेंट। ये सारा का सारा क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चार्ट है। लेकिन आज जो हम बस इतना सा हम देखने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके एसेंशियल और इसके प्रकार की। प्रपोजल कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेप्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रपोजल। देखिए यहाँ पे ऑफर लिखा है एंड ऑफर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो ऑफर की जगह आप यहाँ पे प्रपोजल भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। देखो, तो प्रपोजल के टाइप समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि प्रपोजल होता क्या है। जो यहाँ पे लिखा है उसको ध्यान से देखना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट। तो अगर आपको कोई एग्रीमेंट बनाना है, उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, वो प्रपोजल से होगी। आपको उसको प्रपोज करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रपोजल, मतलब कि प्रस्ताव देना पड़ेगा। प्रस्ताव आप दोगे तभी वो क्या होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये फर्स्ट चीज है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट कमेंस विथ एन ऑफर। जब आप कुछ ऑफर का मतलब यहाँ पे प्रपोजल से है। जब आप कोई ऑफर दोगे या फिर आप कोई प्रपोजल दोगे तभी वो क्या होगी, वो एक तरह से प्रोसेस ऑफ मेकिंग, वो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्रपोजल ही होता है। जो ये आपका जहां जहां पे भी ऑफर लिखा है उससे आप समझ लेना कि ये प्रपोजल है, ठीक है, ये प्रपोजल है। तो ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोजल। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। तो ये सेक्शन 2A जो है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें प्रपोजल या ऑफर डिफाइन है। तो ये तो इसकी हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है। अब हम पढ़ेंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट। जब आप किसी को कोई ऑफर देते हो, जब आप किसी को कोई प्रपोजल देते हो, तो उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं। मतलब इन्हीं एसेंशियल्स के अंदर वो एक तरह से वैलिड माना जाएगा, या फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, या फिर रूल्स, क्या रूल होंगे जिससे वो एक वैलिड ऑफर बनेगा। पहली चीज, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। जब आप कोई ऑफर बना रहे हो तो वो एक आपको इस माइंडसेट से बनाना पड़ेगा कि वो एक लीगल रिलेशनशिप बन रहा है। अगर आप ए और बी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, या तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या फिर वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तभी, अगर बाद में कोई दिक्कत आती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोर्ट उसमें आपको कंपनसेशन देगा। कब देगा कोर्ट आपको कंपनसेशन, जब वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो पहले से ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको फिर उसमें बाद में कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अब ये लीगल और इलीगल, या इसको आप या ऐसे लिख सकते हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या इलीगल में या तो आप इसको वॉइड लिखो या फिर आप इसको वॉइडेबल लिखो, जो कि मैंने पहले समझा दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, जिसमें उसकी एज मेजॉरिटी वाली होगी, उसमें फ्री कंसेंट होगी, उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो लॉफुल होगा, कंसिडरेशन लॉफुल होगा। और ये वॉइड, वैसे मैंने वॉइड और वॉइडेबल भी समझा रखा है कि क्या होगा। अब इसका एक फेमस केस लॉ है, वो है बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड। मैं अभी एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे केस लॉ समझाऊंगी। अभी बस मैं आपको केस लॉ का नाम बता रही हूँ, बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड। जो बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड है, इसमें कोर्ट ने ये बताया था कि कैसे कोई रिलेशनशिप लीगल होता है या कैसे कोई रिलेशनशिप इलीगल होता है। इस केस की जो हमारा जो समरी है उसमें ये कह सकते हैं कि बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड के केस में कोर्ट ने बोला था कि ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में ये लीगल नहीं है, इसलिए मिस्टर बेलफोर्ड को इसमें
अपर हैंड मिला था। तो ये केस मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे केस लॉस बताऊंगी। अब हम दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, वो है आपका सेकंड एसेंशियल। क्या है सेकंड एसेंशियल? बात करता है कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन। अगर आप कोई ऑफर बना रहे हैं या फिर आप किसी ऑफर को दे रहे हैं तो वो सर्टेन होना चाहिए। अगर ए बोल रहा है बी से कि मुझे, ए बोल रहा है, ए क्या एक ऑफर दे रहा है, कह रहा है कि मुझे अपनी बाइक तुम्हें बेचनी है, तो ए को बताना पड़ेगा कि वो बाइक किस कंपनी की है, कितने सीसी की बाइक है, क्या वो पेट्रोल वाली बाइक है, क्या वो डीजल वाली बाइक है, तो क्या वो एक असली बाइक है या क्या वो सिर्फ एक खिलौने वाली बाइक है। हर एक चीज़ वो सर्टेन, उसको जब ये ए ऑफर देगा वो ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए, और वेग मतलब कि वो साफ सुथरा, साफ। वेग का मतलब होता है, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब जब आप कोई अस्पष्ट चीज, मतलब कि अगर आप कोई ऑफर दोगे तो वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इस बाइक की बात कर रहा हूं जो होंडा कंपनी की है, ये 150 सीसी की है, ये पेट्रोल बाइक है, ये सन 2020 में मैंने ली थी। आपको हर एक डिटेल के साथ देना पड़ेगा, तभी आपका ऑफर वो एक तरह से वैलिड ऑफर बनेगा। ठीक है, तो ये सेकंड एसेंशियल ये है। पहला एसेंशियल क्या है कि एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्या है कि ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डिफाइनाइट होना चाहिए, और वेग नहीं होना चाहिए, मतलब कि साफ होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा यह है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब ए जो है, ए जब ऑफर देगा तो वो बी को ऑफर देगा, वो बी के दोस्त को ऑफर नहीं देगा। अगर बी का दोस्त सी है तो ए सी को ऑफर नहीं देगा। अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ए जो है वो ऑफर किसको देगा, वो ऑफर डायरेक्टली बी को देगा, ना कि वो सी को देगा। तो इसमें थर्ड जो एसेंशियल है वो यही बोलता है, वो ये कहता है कि जो ऑफर है वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जो ऑफर है वो उसी के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए जिस इंसान के साथ आपने वो बनाया है। ऐसा नहीं कि ए बी के साथ ऑफर बना रहा है लेकिन वो बात कर रहा है बी के दोस्त सी से, तो वो भी एक वैलिड ऑफर नहीं होगा इसमें। अब देखो इसका जो एक इंपॉर्टेंट केस लो है वो है लालमाउ शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें गौरी दत्त जो है वो अपने सर्वेंट लालमाउ शुक्ला को अपने लॉस्ट भांजा, ये यहाँ पे बॉय की जगह उसका नीस नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेजता है। इस केस में क्या होता है, देखिए लालमाउ शुक्ला जो है वो सर्वेंट है, मतलब नौकर है, और गौरी दत्त जो है इसको हम मान लेते हैं मालिक, मतलब कि ये एक तरह से ये हेड ऑफ द हाउस है। तो गौरी दत्त का भतीजा गुम हो जाता है। तो गौरी दत्त क्या करता है, अपने सारे नौकरों को बोलता है कि मेरे भांजे को ढूंढ के लेके आओ। तो लालमाउ शुक्ला घर से निकल जाता है और इसके भांजे को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही लालमाउ शुक्ला घर से निकल गया होता है तो गौरी दत्त उसके बाद एक ऑफर देता है। वो कहता है कि जब जो भी नौकर मेरे भांजे को लेके आएंगे मैं उसको इतना रुपए दूंगा। लेकिन अब ये तो गौरी दत्त बोलता है कि जो भी नौकर मेरे भांजे को लेके आएंगे मैं उसको इतना रुपए दूंगा। पर अब लालमाउ शुक्ला इसके गौरी दत्त के भांजे को ढूंढ के ले आता है। जब लालमाउ शुक्ला कहता है कि भाई मेरे को मेरे पैसे मिलने चाहिए क्योंकि मैं आपके भांजे को लेके आया हूं, तो गौरी दत्त मना कर देता है। गौरी दत्त कहता है कि मैंने जब वो ऑफर दिया तो तुम वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे, तो कैसे ये मैं मान लूं कि तुम्हें उस ऑफर के बारे में पता था। तो यहाँ पे कोर्ट में जब लालमाउ शुक्ला जाता है, कहता है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए क्योंकि मैं इसके भांजे को ढूंढ के लेके आया हूं, तो यहाँ पे कोर्ट भी वही कहती है, कोर्ट कहती है कि आप उसके भांजे को ढूंढ के लेके आए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या जो ऑफर दिया था वो आपसे कम्युनिकेट हुआ था? नहीं हुआ था। जब आप घर से निकल गए थे उसके बाद उसने वो ऑफर दिया, और वो आपको ऑफर के बारे में उससे नहीं पता चला, आपको दूसरे लोगों से पता चला है, तो इसलिए आप इस ऑफर के हकदार नहीं है, आप इस रिवॉर्ड के हकदार नहीं है। तो कोर्ट भी यहाँ पे किसका साथ देता है, गौरी दत्त का, जो कि कौन होता है, जो हेड होता है। तो यहाँ पे लालमाउ शुक्ला को पैसे नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि ऑफर उससे कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है। अब समझ गए आप ये लोग। अब जो चौथा इसमें जो एसेंशियल है वो कहता है कि अ mere declaration of intention is not offer, a mere declaration of intention is not offer। देखिए अगर ए अपने दोस्त बी से कहता है, ए बोल रहा है यार मुझे अपनी बाइक बेचनी है, ए सिर्फ बोल रहा है, ए ने क्या किया, ए ने बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, ए ने बोला मुझे अपनी बाइक बेचनी है। दूसरी जगह ए ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, विल यू परचेज, क्या तुम उसे परचेज, विल यू परचेज इट, बी। ठीक है, अब देखो यहाँ दो डिफरेंट चीजें हैं। पहली चीज ए बी से ए जो है वो सिर्फ बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है, तो वो क्या है, वो खाली एक मीर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है, उसकी एक ही इच्छा हो रही है कि भाई मुझे अपनी बाइक बेचनी है, तो ये ऑफर नहीं है। ऑफर कब होगा? ऑफर तब होगा जब ए बोलेगा आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक, मुझे अपनी बाइक बेचनी है, विल यू परचेज इट, क्या बी तुम उसे खरीदना चाहोगे, तो ये एक तरह से ऑफर माना जाएगा।
तो यहाँ फर्स्ट केस में ए ने बोला मुझे अपनी बाइक बेचनी है, तो ये क्या है, ये सिर्फ मीर डिक्लेरेशन है, उसने सिर्फ बोला, अपनी इच्छा प्रकट की। लेकिन जब ए दूसरे केस में ए बोल रहा है मुझे अपनी बाइक बेचनी है, बी क्या तुम मेरी बाइक लोगे, तो यहाँ पे इच्छा के साथ साथ वो ऑफर भी दे रहा है। ऑफर तभी बनेगा जब आप दूसरे को अपना इच्छा बताओगे और उससे सवाल पूछोगे कि क्या तुम खरीदना चाहते हो, तभी वो ऑफर बनेगा। तो चौथा एसेंशियल जो है, किसका, चौथा एसेंशियल प्रपोजल का ये है कि मीर डिक्लेरेशन जो है वो ऑफर नहीं माना जाएगा, आपको उसमें इंटेंशन ऑफ प्रपोजल देना पड़ेगा। अ मीर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ मीर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। मतलब ऑफर और जो मीर डिक्लेरेशन है उन दोनों में उन दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे, जो मीर डिक्लेरेशन है उसमें आप सिर्फ अपनी इच्छा प्रकट करते हो, लेकिन जो ऑफर होता है उसमें आप इच्छा के साथ साथ आप उससे सवाल भी पूछते हो, आप उससे क्वेश्चन भी पूछते हो कि भाई क्या तुम खरीदना चाहते हो, तो वो ऑफर बनता है। तो ये था चौथा एसेंशियल ऑफ प्रपोजल। अब जो पांचवा एसेंशियल है ऑफ प्रपोजल वो ये कहता है कि एन ऑफर में बी कंडीशनल, एन ऑफर में बी कंडीशनल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी के बीच में कुछ ऑफर, ए अगर कुछ ऑफर दे रहा है तो उसमें कुछ कंडीशन भी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप केस लॉ से समझना है। इसका केस लॉ है थॉमसन वर्सेस, इसका जो केस लॉ है वो है थॉमसन वर्सेस LM&S रेलवेज। देखो इसमें क्या होता है, थॉमसन हु कुड नॉट रीड टुक एन एक्सक्लूसिव टिकट फ्रॉम द रेलवे ऑन द फेस ऑफ द टिकट। देखो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में ये होता है कि थॉमसन जो है वो एक टिकट परचेज करता है एक रेलवे कंपनी से। अब वो रेलवे कंपनी से जब वो टिकट परचेज करता है, उस टिकट में ये लिखा होता है कि उस टिकट के सबसे ऊपर साइड में ये लिखा होता है ऑन द फेस ऑफ द टिकट इट वाज प्रिंटेड। हाँ, अब इस टिकट में ये जो होता है ये एक रेलवे का टिकट होता है, ठीक है। अब इस टिकट के ऊपर साइड में ये लिखा होता है कि कुछ कंडीशन है, कंडीशन दे रखी है, इन कंडीशन को देखने के लिए पीछे को देखिए। अब पीछे देखिए मतलब कि अब जो आप टिकट होता है उसका एक ऊपर की साइड होती है और एक पीछे की साइड होती है। इस केस में क्या होता है कि जब थॉमसन एक टिकट लेता है तो वो बस आगे का ही टिकट देखता है, लेकिन ऊपर साइड में लिखा होता है कि कुछ चीज़ें पीछे लिखी हैं, वो कंडीशन को पढ़िए तभी आपको टिकट में रिफंड मिलेगा। इस केस में ये होता है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए और तो उसमें अगर वो आपकी गलती से हुआ है तो आपको इसमें कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। तो अब इसमें थॉमसन बेचारा अनपढ़ होता है, थॉमसन हु कुड नॉट रीड, अब थॉमसन को पढ़ना नहीं आता, इसीलिए वो ऊपर वाला जो लिखा होता है कि पीछे कंडीशन पढ़ो वो देखता ही नहीं है। और इस केस में थॉमसन का रेलवे से एक्सीडेंट हो जाता है। अब थॉमसन वहां जाता है कोर्ट में, कहता है कि भाई ये इस रेलवे जो था, इस रेल से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ये जो कंपनी थी मैंने यहाँ से टिकट लिया था, तो अब इन्हें मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वहां पे जो कोर्ट होती है वो कहती है कि जब आपने टिकट लिया था उस टिकट के ऊपर लिखा था कि कुछ कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्या आपने वो देखा था? तो थॉमसन कहता है कि नहीं जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो वो कहता है फिर अब आपको कैसे मिल पाएगा? तो मतलब यहाँ क्या है, इसका मतलब कि ऑफर में भी कंडीशन, अगर कुछ ऑफर दिया है तो ऑफर के साथ कुछ कंडीशन भी आएंगी। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये रेलवे टिकट लेने के बाद आप मेरे जो रेल है उसमें घूम सकते हैं, लेकिन आपका अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उसका पैसा मैं नहीं दूंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो इस केस में यही होता है, थॉमसन टिकट तो ले लेता है, उस बेचारे का एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन वो यहाँ कंडीशन जो लिखी थी जब ऑफर दिया था ना, तो यहाँ पे कंडीशन लिखी थी कि अगर एक्सीडेंट खुद आपकी गलती से हुआ है तो आपको उसमें कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिंपल मतलब ये है कि ऑफर के साथ साथ कुछ ना कुछ कंडीशन भी आ सकती है। अगर आपको कुछ ऑफर दे रही हूँ तो उस ऑफर में कुछ कंडीशन भी लग के आ सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने वो कंडीशन पढ़ी या नहीं पढ़ी। ऐसा ही एक सेकंड केस भी है, उसमें भी ये होता है, उसमें टिकट तो दिया होता है लेकिन ऊपर से लिखा नहीं होता है कि कंडीशन पीछे लिखी है, तो वहां पे जो कंपनी है उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये ऑफर दिया, आपका जो टिकट है ये क्लियर, अब इसमें यार ये चीज लग जाएगी कि वो सर्टेन, डिफाइन और क्लियर नहीं है। यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि कुछ कंडीशन लिखी है पीछे, आप उनको रीड कीजिए, अगर आप उन कंडीशन के अंडर आते तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब थॉमसन तो अनपढ़ होता है इसलिए वो देखता नहीं है। लेकिन जो दूसरा एक और केस है, मैं उसको आपका नाम बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे
उस केस में कंपनी ने टिकट के ऊपर लिखा नहीं होता है कि कंडीशन पीछे लिखी है, और ना ही कोई इंसान देखता है। अब हम अगर हम कोई टिकट लेते हैं तो हम तो कह लेते हैं कि ठीक है हमें एंट्री के लिए टिकट मिल चुका है। अब हम उस टिकट का पूरा नहीं पढ़ते हैं कि पीछे क्या लिखा है। तो उस केस में यही होता है कि उस जो टिकट होता है उसमें ऊपर से लिखा नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है, और कोर्ट उसमें कंपनी को लायबल मानती है कि क्योंकि तुम्हारा जो टिकट था वो एक तरह से वेग था, उसमें साफ साफ चीजें लिखी नहीं थी, इसलिए अब तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। तो फिफ्थ एसेंशियल ये है कि अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो आप उसमें कुछ कंडीशन भी लगा सकते हो कि भाई मैं ये ऑफर तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुमने ये ऑफर इस टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं किया तो एक तरह से वो नल एंड वॉइड भी माना जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है कि अगर ए बी को बोले कि भाई ए बोल रहा है मुझे ए ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, लेकिन तुम जो है अपनी एक्सेप्टेंस मुझे, अब उसमें वो एक कंडीशन लगा दे रहा है कि लेकिन तुम अपनी एक्सेप्टेंस मुझे लिखित रूप पे ही देना। तो वो एक क्या है, वो एक कंडीशन लगा दी उसने कि अगर तुम लिखित रूप में नहीं दोगे तो मैं वो ऑफर को नहीं मानूंगा, तो वो एक तरह से वॉइड ऑफर होगा। तो यहां पे आप जब ऑफर दोगे तो आप कंडीशन अपनी लगा सकते हो, तो ये इसका मतलब है। सिक्स एसेंशियल जो है वो ये कहता है कि एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। देखो इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर दो अलग अलग चीजें होती हैं। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है ना, ये एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें मैं खुद इनवाइट करती हूँ बहुत सारे लोगों को कि ऑफर देना हो। जैसे कि आप किसी कपड़े की दुकान में, कोई क्लॉथ शॉप है, वहां पे बहुत सारे कपड़े लगे, अब उन सब में लिखा है 500 रुपये 500 रुपये, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्विटेशन टू ऑफर, मैं आपको बुला रही हूँ कि आइए यहाँ पे 500 रुपये का कपड़ा मिल रहा है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। तो यहाँ पे हमारे बीच में ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ए ने एक तरह से कोई ऑफर नहीं दिया है, कोई ऑफर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दिया है, यहाँ पे जो ऑफर है वो बहुत सारे लोगों को दिया है। तो ये क्या है, ये एक तरह से इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे कि प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स फॉर सेल, जैसे यही है कि बहुत सारे कपड़ों की लिस्ट, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिए कि 500 रुपये का ये मिल रहा है, 500 रुपये का ये मिल रहा है, 500 रुपये का। तो ये क्या, ये एक प्राइस लिस्ट बता दी है। कोटेशन ऑफ लोअर प्राइसेस, रेलवे टाइम टेबल एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ डिस्प्ले पे लगाते हो जो क्या होती है, जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होती, जो मल्टीपल इंसानों के लिए हो सकती है। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, कपड़ों की ब्रांड होती है, तो वहाँ पे अलग अलग कपड़े पे उनका प्राइस लिखा होता है। तो वो इन्विटेशन टू ऑफर, वो आपको खुद ही बुला रहे हैं कि हाँ ये हम 500 रुपये का बेचेंगे। उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि नहीं आप पर्टिकुलर इंसान को ही मैं 500 का भेजूंगा, नहीं। वो क्या है, वो इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में फर्क है। तो ये सिंपल यही बोल रहा है कि छठा एसेंशियल ये है कि इन्विटेशन टू ऑफर एक ऑफर नहीं माना जाएगा। जो सातवां एसेंशियल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी इन एन ऑफर। देखो ये तो सबसे बेसिक चीज है कि अगर ए और बी के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो किसी ना किसी दो लोगों के बीच में बनेगा, उसके लिए दो लोग होने चाहिए, एक ए होगा एक बी होगा। तो ये क्या है, देयर मस्ट, मतलब दो लोग तो होने चाहिए। अब ए अकेला कैसे खुद को ही ऑफर दे देगा और खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मिनिमम तो एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। वैसे वो वहां पे बहुत सारी भी हो सकती है, ए बी सी डी जैसे अलग अलग के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। तो ये है आपके 7 एसेंशियल्स ऑफ क्या, प्रपोजल। तो अभी हमने पढ़ा प्रपोजल और उसके एसेंशियल। तो हमने यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि प्रपोजल क्या होता है और उसकी डेफिनेशन पढ़ी और एसेंशियल पढ़े। अब प्रपोजल के अगर हम डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ ले, कहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोजल। अब देखो प्रपोजल के डिफरेंट टाइप्स, प्रपोजल 2 टाइप से हो सकते हैं, या प्रपोजल या फिर ऑफर, या तो स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला था ए और बी, ये स्पेसिफिक। ए जो है वो बी को ही सिर्फ ऑफर दे रहा है। अ स्पेसिफिक ऑफर इज वन विच इज मेड टू डिफाइनाइट पर्सन, इसको ये एक डिफाइनाइट पर्सन के साथ, मतलब कि ए को पता होता है कि मैं किसके साथ कर रहा हूँ, बी के साथ वो कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह से डिफाइनाइट पर्सन के साथ करता है। जैसे कि एक्स को बेचनी है अपनी कार वाई को 1,00,000 रुपए में, एक्स अपनी कार वाई को बेच रहा है, वाई उसे पता है कि मैं अपनी कार वाई को बेच रहा हूं, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। जर्नल ऑफर एक तरह से क्या होता है, जर्नल ऑफर एक तरह से होता है कि जब कोई ऑफर बहुत सारे लोगों के साथ किया जाता है, उसमें किसी डिफाइनाइट पर्सन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। इसका एग्जांपल है, इसका इंपॉर्टेंट केस लो है, यह है कार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस में क्या होता है, कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी होती है वो एक ऑफर लेके आती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वो ये कहती है कि हम उस इंसान को 100 यूरो देंगे जो इंसान जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से 3 टाइम, वो भी 2 हफ्ते में क्या करना है, उसको रोज 3 बार ऐसे ही प्रोसेस से गुजरना है। अगर उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा का अटैक आ जाता है तो हम उस इंसान को $100 देंगे। मतलब इसमें ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी होती है, ये एक तरह से क्या करती है, ये कहती है कि अगर कोई भी इंसान जैसा हमने प्रोसीजर दिया है उसी तरह से पूरे 2 हफ्ते तक, 2 वीक तक, वो भी डेली दिन में 3 टाइम
दिन में 3 टाइम 2 हफ्ते तक जैसा हमने प्रोसीजर दिया है इसी को पूरी तरह से निभाता है। इसको करने के बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा का अटैक होता है तो हम उसको 100 यूरो देंगे। तो एक इसमें जो मिसेस कार्ली होती है वो बिल्कुल जो प्रोसीजर होता है वैसा ही करती है। वो 2 हफ्ते तक दिन में 3 टाइम उसी प्रोसीजर को परफॉर्म करती है कि क्या वैसे ही वो दवाइयां खाती है, लेकिन उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा का अटैक आ जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है उसको कंपनसेशन पे करना पड़ता है मिसेस कार्ले को। तो जो कंपनी यहाँ पे ये कहती है कि ये तो एक तरह से ये ऑफर है ही नहीं, ये तो हमने खाली एडवर्टाइजमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे कोर्ट कहती है कि बिल्कुल ये ऑफर है, ये एक स्पेसिफिक ऑफर तो नहीं है, लेकिन ये आपका जर्नल ऑफर के अंदर आएगा। आप खुद लोगों से कह रहे हो कि इसको यूज करो, जैसा हमने दवाई दी है उसको आप उसको 2 हफ्ते तक खाओ और दिन में 3 टाइम खाओ, और अगर आप जैसा हमने प्रोसेस बताया उसी तरह से खाओगे तो आपको इन्फ्लुएंजा का अटैक नहीं होगा। तो आप ऑफर खुद दे रहे हो। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल होता है किसका, जर्नल ऑफर का। ऐसा ऑफर जो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं देते हो, आप बहुत सारे लोगों को देते हो एक ही समय में, उसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऑफर क्या क्या हो सकता है। पहला ऑफर हो सकता है आपका स्पेसिफिक ऑफर जो आप किसी एक इंसान को दोगे, जनरल ऑफर जो आप बहुत सारे इंसान को दे सकते हो। तीसरा क्रॉस ऑफर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है। इस क्रॉस ऑफर में क्या होता है ना, ए और बी आपस में एक दूसरे को एक ही चीज के लिए ऑफर दे देते हैं। ए बोलेगा टू ऑफर with which are similar in all respect made by two parties to each other in ignorance of each other's offer are known as cross offer। तो इसमें आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। मान लिया जाए ए के पास बाइक है और बी को वो बाइक लेनी है। अब ए को अपनी बाइक बेचनी है और बी को ए की बाइक लेनी है। ए 1 मई को बी को ऑफर देता है 10 AM में। 10 AM में देता है ऑफर कि मुझे, ए बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक बी तुम्हें बेचनी है, और बी 1 मई के दिन ही 10 AM बजे ही क्या करती है, बी जो है वो ए को मैसेज करती है, बोलती है मुझे तुम्हारी बाइक लेनी है। इन दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता, पर इन दोनों लोगों ने ही एक दूसरे को ऑफर दिया, और वो ऑफर सेम एक ही चीज के लिए है। ए बोल रहा है बी से कि भाई मुझे तुम्हें अपनी बाइक बेचनी है, और बी उसी समय, बी को नहीं पता कि ए ने अभी तक ऑफर दिया है, तो बी भी उसी समय ए को मैसेज करता है, कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी बाइक लेनी है। तो ये एक तरह से क्रॉस ऑफर हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का ऑफर का प्रकार है। इसके बाद तक काउंटर ऑफर। देखो काउंटर ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में माना नहीं जाता है। काउंटर ऑफर क्या होता है, जब मान लिया जाए ए ने बी को बोला कि भाई मुझे अपनी बाइक तुम्हें बेचनी है 50,000 रुपए में। बी कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी बाइक लेनी है, लेकिन मैं उसके लिए 40,000 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे ये काउंटर ऑफर है। तो ये अब एक तरह से ये काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि पहले जो ऑफर दिया था आपने उसको मना कर दिया, आपने ये सेकंड ऑफर दे रखा है। अ काउंटर ऑफर इज अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन होता है। पहले उसने 50,000 की बात की थी, बी ने उसको रिजेक्ट किया, बोला, और फिर अपना एक नया ऑफर बनाया, एंड मेकिंग अ न्यू ऑफर। और फिर उसने अपना नया ऑफर बनाया, बोला कि ठीक है मैं तुम्हें 40,000 रुपए में दूंगा, 40,000 रुपए में मैं तुम्हारी बाइक को खरीदूंगा। तो ये एक तरह से काउंटर ऑफर होता है। तो हमने पढ़े ऑफर के 4 टाइप होते हैं। स्पेसिफिक ऑफर किसी एक इंसान को, जर्नल ऑफर बहुत सारे इंसानों को, क्रॉस ऑफर 2 लोग एक ही समय में एक ही चीज के ऊपर बात कर रहे हो और उन दोनों लोगों को आपस में उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। चौथा काउंटर ऑफर, मतलब मैंने एक ऑफर दिया, वो ऑफर रिजेक्ट हुआ, फिर जाके एक नया ऑफर आया, वो होता है काउंटर ऑफर। तो यहां हमने पढ़ लिया है क्या क्या, हमने पढ़ लिया है डेफिनेशन ऑफ ऑफर, प्रपोजल, वेरियस फॉर्म क्या क्या होते हैं, उसके अलावा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रपोजल। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस, वो भी एक नई वीडियो में पढ़ेंगे।